हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का 12 चैप्टर परमाणु के पहले भाग को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका टॉपिक है रदरफोर्ड एवं बोर मॉडल एवं इनकी खामियां। सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इन दोनों मॉडल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इसकी खामियों को लिखें, या बोर मॉडल क्या है, इसकी खामियों को लिखें, या इसकी बोर मॉडल की खामियों को लिखें। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर मॉडल से संबंधित प्रश्न पूरे देश भर के जितने भी बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स या इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड में भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में, इन 1911, अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें कि उन्होंने अल्फा कणों द्वारा सोने के पतले चदरे पर आघात कराकर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को परफॉर्म किया, यह जानने के लिए कि परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु की संरचना क्या है। इसको समझने के लिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड साहब ने गाइगर एवं उनके जो को साइंटिस्ट थे उनके साथ, गाइगर एवं मार्सडेन, रदरफोर्ड, गाइगर एवं मार्सडेन, तो रदरफोर्ड साहब की देखरेख में गाइगर और मार्सडेन ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को परफॉर्म किया, और इस आधार पर परमाणु से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की मुख्यतः दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है फर्स्ट अजम्पशन, कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके बीच में स्थित एक छोटी सी जगह, जिसे नाभिक कहा जाता है, धन आवेशित नाभिक होता है। तो किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में एक छोटी सी जगह जो उसके परमाणु के मध्य में होती है, और उस नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, और उस नाभिक के अंदर धन आवेशित प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और उस धन आवेशित नाभिक के चारों ओर ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर मेजर किया गया, जबकि नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का पहली मान्यता है, जिसमें कि किसी परमाणु जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, उसके धन आवेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन
विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में, हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो इस एजम्पशन को, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के पहले एजम्पशन को पहली मान्यता है पोस्टुलेट 1, मान्यता 1। तो इसे लिखें, किसी परमाणु जिसका आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है, मेजर किया गया। किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके मध्य भाग या केंद्र, समस्त द्रव्यमान उसके धन आवेशित नाभिक, माने उसके नाभिक जो कि धन आवेशित होता है, उसके धन आवेशित नाभिक और नाभिक का स्थान परमाणु के केंद्र पर है, धन आवेशित नाभिक। और जिसका आवेश हो जाएगा प्लस JD, प्लस E प्रोटॉन का आवेश है, एक प्रोटॉन का आवेश प्लस E, और Z परमाणु संख्या है जो कि प्रोटॉनों की संख्या, किसी परमाणु में के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो किसी नाभिक का धन आवेशित नाभिक का कुल आवेश प्लस JD हो जाएगा, एक प्रोटॉन का आवेश प्लस E, और अगर किसी परमाणु का नाभिक की परमाणु संख्या Z है तो उसमें प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी Z = P = E। तो कुल आवेश नाभिक पर प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होगी। इसलिए एक चूंकि प्रोटॉन पर आवेश धन आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर परिमाण में, लेकिन धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश -E, और ये एक मूल आवेश है जिसे 1.6 जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो ये परमाणु नाभिक का आवेश हो गया, और नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। तो पहली मान्यता है किसी परमाणु जिसका आकार 10⁻10 मीटर है का समस्त द्रव्यमान उसके धन आवेशित नाभिक जिसका आवेश प्लस JD है और आकार 10⁻15 मीटर है। तो नाभिक का आकार मेजर किया गया 10⁻15 मीटर। तो किसी परमाणु जिसका आकार 10⁻10 मीटर है का समस्त द्रव्यमान उसके धन आवेशित नाभिक जिसका आवेश प्लस JD, नाभिक का कुल धन आवेश प्लस JD, नाभिक पर उपस्थित आवेश प्लस JD, और आकार नाभिक का 10⁻15 मीटर होता है। तो उसके धन आवेशित नाभिक में केंद्रित होता है, नाभिक में समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, और परमाणु का अधिकांश भाग ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण में रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यह पाया कि किसी परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। इसलिए अल्फा कण सोने के पतले चदरे थीन गोल्ड फॉइल को पार कर सीधे निकल जाते हैं अधिकांश अल्फा कण। तो यह ऑब्जर्वेशन था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का प्रेक्षण था। उसके आधार पर रदरफोर्ड मॉडल प्रस्तुत किया गया रदरफोर्ड साहब द्वारा। तो किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके धन आवेशित नाभिक में केंद्रित होता है, जिसके चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में। रदरफोर्ड साहब ने कोई खास कक्षा के बारे में जिक्र नहीं किया जिसमें इलेक्ट्रॉन, उनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है। तो हर संभव वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। और दूसरा पोस्टुलेट ये मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि किसी परमाणु का धन आवेशित नाभिक तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को वृत्तीय पथ पर या वृत्त में घूमने के लिए, नाभिक के चारों ओर वृत्त में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इसे भी आप लोग लिखें। सेकेंड पोस्टुलेट इसका, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का ये दो पोस्टुलेट मुख्य रूप से
जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर जो प्रेक्षण था, उसके आधार पर रदरफोर्ड साहब द्वारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। नंबर 2, किसी परमाणु का धन आवेशित नाभिक, जिसका आवेश नाभिक का प्लस जेडी होता है, धन आवेशित नाभिक प्लस जेडी एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन आवेश -e के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल, स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Jd² होता है कूलॉम का नियम से। स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²r प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²r प्रदान करता है। और ये सेकेंड एजम्पशन जो रदरफोर्ड साहब का है, इसको बोर साहब ने भी इस एजम्पशन को माना। बोर मॉडल के भी एजम्पशंस में, मान्यताओं में ये पोस्टुलेट शामिल है, जिसको मैं बाद में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके बाद आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी मान्यता को, कि किसी परमाणु का धन आवेशित नाभिक, जिसका नाभिक का कुल आवेश प्लस जेडी, एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, जिसका आवेश ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का -e के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो ये दो मुख्य मान्यताएं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की हैं। अब इसके बाद परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की खामियां। तो रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा परमाणु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, परमाणु की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी तो मिली, लेकिन इस मॉडल की कुछ खामियां भी हैं, या इस मॉडल की सीमाएं हैं, जिसे रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो दो बातें हैं उसमें मुख्य रूप से। तो रदरफोर्ड मॉडल की खामियां, डिफेक्ट्स या ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक्स, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल की खामियां या सीमाएं। सबसे पहले फर्स्ट खामी या सीमा या ड्रॉबैक, उसको अंग्रेजी में कहें, रदरफोर्ड मॉडल का यह है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार चिरसम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल भौतिकी, जिसे हिंदी में चिरसम्मत भौतिकी कहा जाता है। तो क्लासिकल थ्योरी के आधार पर, क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है, त्वरित आवेश, वह रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की जो गति है नाभिक के चारों तरफ त्वरित गति है, एक्सेलरेटेड मोशन है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन को भी जब नाभिक के चारों तरफ विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में घूमेगा तो ऊर्जा विकृत करेगा, और इस आधार पर जैसे जैसे ऊर्जा विकृत करेगा तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो घटती जाएगी, और अंत में त्रिज्या घटते घटते, इलेक्ट्रॉन की वृत्त की त्रिज्या घटते घटते जब वह एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, चूँकि त्वरित आवेश है,
इलेक्ट्रॉन की गति भी त्वरित गति है, नाभिक के चारों तरफ एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अंत में उसकी त्रिज्या इतनी छोटी हो जाएगी कि अंत में जाकर के इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा या नाभिक से जाकर के मिल जाएगा। तो वैसी स्थिति में नाभिक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, अस्थायित्व की जानकारी देने में, अस्थायित्व के बारे में, अस्थायित्व को की व्याख्या करने में असफल रहा। तो पहली खामियां आप लोग लिखें, यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल, यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, परमाणु के अस्थायित्व के बारे में कोई, बल्कि परमाणु के अस्थायित्व के बारे में जानकारी देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक के चारों तरफ एनर्जी रेडिएट करते करते विकिरण को उत्सर्जित करते करते अंत में उसका वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या इतनी छोटी हो जाएगी कि वो नाभिक में जाकर के इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा, तो नाभिक का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, बल्कि अस्थायित्व के बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलता है। यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल परमाणु का अस्थायित्व की जानकारी नहीं देता है, उसकी व्याख्या नहीं करता है, बल्कि अस्थायित्व के बारे में इंफॉर्मेशन इससे मिलता है, अस्थायित्व की जानकारी नहीं देता है। और दूसरी खामी रदरफोर्ड मॉडल की है कि चूँकि इलेक्ट्रॉन विभिन्न हर संभव नाभिक, परमाणु का इलेक्ट्रॉन नाभिक के गिर्द, नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के अबाउट हर संभव वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है, तो वैसी स्थिति में लगातार विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके कारण जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो वह संतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। जबकि वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं पाई जाती हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम उसमें ऑब्जर्व किया गया। तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो सेकेंड इसका रदरफोर्ड मॉडल की खामी हुई कि रदरफोर्ड मॉडल या यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल इसके अनुसार स्पेक्ट्रम परमाणु का जो किसी परमाणु का स्पेक्ट्रम होना चाहिए तो सतत होना चाहिए, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन हर संभव वृत्तीय कक्षा में नाभिक के चारों तरफ परिक्रमा करता है। तो ऐसी स्थिति में उससे लगातार विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होगी, जिसके कारण स्पेक्ट्रम लगातार संतत होना चाहिए, उसमें कहीं भी गैप खाली जगह नहीं होनी चाहिए। तो उसको संतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। लगातार हर वेवलेंथ सभी वेवलेंथ उसमें उपस्थित रहेंगे, कोई अपसेंट नहीं होगा, सभी तरंग लंबाइयाँ विकिरण की उपस्थित होंगी। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को संतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन वास्तव में यह ऑब्जर्व किया गया कि परमाणु का स्पेक्ट्रम में अनेक रेखाएं पाई जाती हैं, तो उसकी व्याख्या, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड मॉडल परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। तो ये दोनों डिफेक्ट्स, खामियां हैं रदरफोर्ड मॉडल की, जिसको दूर किया बोर साहब ने। अब बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल के बाद 1913 में 1913 ईस्वी में बोर साहब ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया परमाणु से संबंधित, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर का परमाणु मॉडल का हिंदी प्रारूप होता है, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल की जो खामियां थी उसको दूर किया गया, और बोर का परमाणु मॉडल की भी कुछ मान्यताएं हैं।
जिसमें पहली मान्यता है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन कुछ चुने हुए कक्षाओं में, कुछ सिलेक्टेड ऑर्बिट्स में ही, सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही परिक्रमा करता है, जिसे अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और इस अस्थायी कक्षा में रहते घूमते हुए नाभिक, धन आवेशित नाभिक के गिर्द, परमाणु का धन आवेशित नाभिक के गिर्द अबाउट घूमता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऊर्जा, कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। जब तक अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कोई ऊर्जा का न उत्सर्जन करेगा, न अवशोषण करेगा। तो पहली मान्यता हो गई बोर का परमाणु मॉडल की कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन केवल अस्थायी कक्षाओं में ही, केवल अस्थायी कक्षाओं में ही, केवल अस्थायी कक्षाओं में धन आवेशित नाभिक जिसका आकार 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार, धन आवेशित नाभिक के गिर्द वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है, जिसमें वह न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, न ही अवशोषण करता है। विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है, जिसमें ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता। उस अस्थायी कक्षा में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा, का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। दूसरी मान्यता है बोर का क्वांटम, जिसे बोर का क्वांटम सिद्धांत भी कहलाता है, जिसे जो मैक्स प्लांक का साहब का क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और बोर मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट यह है कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के गिर्द केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में, उन्हीं अस्थायी कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 का पूर्णांक गुणज हो, अर्थात mvr = nh/2π। इसका अर्थ हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के गिर्द सभी वृत्तीय कक्ष में नहीं घूमेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक के गिर्द केवल वही कक्षाएं मान्य होगी, परमिसिबल होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr = nh/2π, जो कि सेकेंड एजम्पशन से प्राप्त हुआ। तो सेकेंड पोस्टुलेट को आप लिखें, जिसे मैंने बतलाया कि किसी परमाणु का धन आवेशित नाभिक के गिर्द इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं अस्थायी वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है
जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का या जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR कोणीय संवेग का सूत्र है MVR, जहाँ M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, V इलेक्ट्रॉन की चाल है, R इलेक्ट्रॉन के वृत्त की त्रिज्या है। MVR h/2 का एक निश्चित राशि MVR h/2 का पूर्ण संख्या गुणज हो या पूर्णांक गुणज हो, अर्थात इसे लिखा जा सकता है मैथमेटिकल फॉर्म में, अर्थात MVR इक्वल्स टू h/2 का पाई का पूर्णांक गुणज, मतलब n मल्टीप्लाइड बाई h/2 पाई, दैट इज NH/2 पाई, जहाँ n पूर्णांक है तथा h प्लांक स्थिरांक है। जहाँ n पूर्णांक है जिसका वैल्यू 1 2 3, n पूर्णांक है, केवल पूर्ण संख्या होगी 1 2, मतलब n का वैल्यू 1.5 1.25 2.5 2.25 2.35 ये सब नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा तो पूर्णांक होगा, h/2 पाई का पूर्णांक गुणज वाला ही ऑर्बिट होगा। n का वैल्यू 1 रख सकते हैं, h/2 पाई, n का वैल्यू 2 रखेंगे 2h/2 पाई, n का वैल्यू 3 रखेंगे 3h/2 पाई। तो ऐसा ही सर्कुलर ऑर्बिट होगा, अस्थायी कक्षाएं होंगी जिसमें h/2 पाई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR h/2 पाई का पूर्ण संख्या के रूप में हो 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। मतलब फ्रैक्शनल ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शनल वैल्यू वाला ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, 1.5 2.5 2.75 ये सब पॉसिबल नहीं है। इसे बोर का क्वांटम कंडीशन भी कहा जाता है, जो कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके ये सेकेंड जो मान्यता है, सेकेंड एजम्पशन बोर मॉडल का, उसको प्राप्त किया गया। और थर्ड एजम्पशन जो बोर मॉडल का है या रदरफोर्ड मॉडल में भी, कि सेकेंड एजम्पशन में वह बात है कि इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के गिर्द परिक्रमा करता है, तो धन आवेशित नाभिक, परमाणु का धन आवेशित नाभिक एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल उस इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो इस बात को मैंने सेकेंड पोस्टुलेट में भी लिखा है, तो वही बात इसमें भी है। बोर साहब ने भी उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, रदरफोर्ड मॉडल का दूसरी मान्यता को, एजम्पशन को। तो किसी परमाणु का धन आवेशित नाभिक जिसका आवेश +Jd होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -E होता है, तो उसके बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल, जिसे हम लिखा जा सकता है 1/4 कूलॉम का नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Jd का मॉड, मतलब न्यूक्लियस का आवेश +Jd हो गया, तो +Jd का मॉड, इलेक्ट्रॉन का आवेश -E का मॉड, तो Jd का मॉड और इलेक्ट्रॉन का आवेश -E का मॉड अपॉन r² न्यूक्लियस और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी है। तो यह कूलॉम का नियम से ऑब्टेन किया गया। कूलॉम का नियम बतलाता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील विद्युतीय बल, स्थिर विद्युतीय बल, जो आकर्षण या विकर्षण दोनों हो सकता है। अगर यहाँ तो आकर्षण है, चूंकि दोनों एक नाभिक धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल यहाँ काम करेगा। तो वह स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों बोथ चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के सीधा समानुपाती है, जबकि उसके बीच की दूरी के वर्ग का, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो कूलॉम अप्लाई करके परमाणु का धन आवेशित नाभिक जिसका धन आवेश +Jd है और ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो उसके चारों तरफ घूम रहा है, नाभिक के चारों तरफ, तो उसके बीच में क्रियाशील बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 +Jd मॉड इंटू -E मॉड अपॉन r², यह स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल है। और यह इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r प्रदान करता है। तो थर्ड पोस्टुलेट यही है बोर मॉडल का, जो कि रदरफोर्ड मॉडल का सेकेंड पोस्टुलेट है। तो ये थर्ड पोस्टुलेट हो गया कि स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल जो क्रियाशील होगा धन आवेशित नाभिक, परमाणु का धन आवेशित नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू +Jd मॉड इंटू -E मॉड अपॉन r² = mv²/r।
तो यह स्थिर विद्युतीय आकर्षण बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में नाभिक की ओर जो क्रियाशील होगा वह इलेक्ट्रॉन को वृत्त पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकर्ण बल प्रदान करता है। और इसे हम लिखा जा सकता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू JD इंटू माइनस JD स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। तो ये थर्ड एजम्पशन हो गया बोर मॉडल का, जो कि रदरफोर्ड मॉडल के एजम्पशन में एजम्पशन नंबर 2 है उसमें। और फोर्थ एंड लास्ट एजम्पशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की अंतिम जो मान्यता है वह यह है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी का उस इलेक्ट्रॉन द्वारा एनर्जी का विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करना होगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करना होगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने कोई ऊंचे ऊर्जा स्तर, किसी परमाणु के किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल, निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, या जिससे कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। फोटोन के उत्सर्जन से स्पेक्ट्रमी रेखा भी प्राप्त होती है, जिसे स्पेक्ट्रल लाइन अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब कोई अपने किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और उसका मान दोनों ऊर्जा स्तरों, मतलब ऊंचे ऊर्जा स्तर की जो उच्च ऊर्जा स्तर है उसकी ऊर्जा अगर हम सपोज करते हैं E2 है, तथा जो निचला ऊर्जा स्तर है, निचला कक्ष है, तृतीय कक्ष, अस्थायी कक्ष, उसकी ऊर्जा अगर E1 है, तो इलेक्ट्रॉन कोई से ऊंचे अस्थायी कक्ष से निम्न अस्थायी कक्ष में, निचले अस्थायी कक्ष में कूदता है जिसकी ऊर्जा E1 है, और उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है, तो दोनों का अंतर E2 माइनस E1 वह ऊर्जा के रूप में, माने फोटोन के रूप में फोटोन उत्सर्जित होगा, जो कि जिसकी ऊर्जा hν के बराबर होगी। मतलब E2 माइनस E1 इक्वल टू hν। तो ये फोर्थ एजम्पशन से जो हमें रिजल्ट मिला E2 माइनस E1, मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर में कूदता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो दोनों ऊर्जा स्तरों के, उस परमाणु के दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है। तो जब फोर्थ एजम्पशन लिखें आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर जिसकी एनर्जी E2 सपोज किया जाता है, E2 है उच्च ऊर्जा स्तर की, परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी E2 है, से निम्न ऊर्जा स्तर परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर जिसकी एनर्जी को हम सपोज किया जाता है E1 माना जा सकता है, में कूदता है, तो फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा या स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं, उत्सर्जित होती हैं, प्राप्त होती हैं। फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है या स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित होती हैं, प्राप्त होती हैं। फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और जो किसके बराबर होती है, दोनों ऊर्जा स्तरों, उच्च ऊर्जा स्तर E2 की एनर्जी, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 एवं निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 दोनों के अंतर के बराबर होती है। जो उन दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर होती है, कि ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होती है, जो उन दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर के बराबर होती है, जो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होगी उसका मान बराबर होगा दोनों उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 माइनस
निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 दोनों के अंतर के बराबर होती है, अर्थात E2 माइनस E1 इजकल टू H न्यू। E2 माइनस E1 कैपिटल E2 माइनस कैपिटल E1 इजकल टू H न्यू। तो ये फोर्थ एजम्पशन से, बोर मॉडल की चौथी मान्यता से ये चीज़ प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब तक अस्थायी कक्षा में घूमेगा, पहला एजम्पशन कहता है बोर मॉडल का, तब तक कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, न अवशोषण ही होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जब किसी खास अस्थायी कक्षा में नाभिक के गिर्द परिक्रमा करता है तो वह रेडिएशन लेस होता है, उसमें कोई रेडिएशन उत्सर्जित नहीं होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो ऊर्जा फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे कि स्पेक्ट्रल लाइंस प्राप्त होते हैं। और उस विकिरण ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा h न्यू का मान दोनों ऊर्जा स्तरों, ऊंचे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 एवं निम्न ऊर्जा स्तर, उसके निचला जो ऊर्जा स्तर है कोई उस परमाणु का, उसके अंतर के बराबर होती है। तो ये फोर्थ एजम्पशन है, चौथी मान्यता है। ऊर्जा का ऊर्जा का अवशोषण भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ऑर्बिट से निम्न ऊर्जा स्तर से ऊंचे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है, तो उस स्थिति में फोटोन के रूप में ऊर्जा अवशोषित भी होती है। लेकिन जब लोअर टू हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन संक्रमण होगा तब, लेकिन जब ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा, ट्रांजिशन होगा, तब फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जबकि निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब ऊंचे ऊर्जा स्तर में ट्रांजिशन करेगा, संक्रमण करेगा, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा अवशोषित होगी। तो ये 4 मान्यताएं बोर मॉडल की हैं। अब बोर मॉडल की खामियां, शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल्स। शॉर्टकमिंग्स या ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल, और शॉर्टकमिंग्स और ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। वैसे तो बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन समान परमाणुओं जैसे हीलियम प्लस एवं लिथियम 2 प्लस, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, वैसे आयनों जैसे He प्लस या लिथियम 2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या तो सफलतापूर्वक बोर मॉडल द्वारा किया गया, या हाइड्रोजन समान परमाणु जैसे कुछ आयनों जैसा कि लिथियम प्लस और लिथियम 2 प्लस एवं हीलियम प्लस का जिक्र मैंने किया। तो हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन समान परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल के द्वारा सफलतापूर्वक किया गया या किया जा सकता है। परंतु उच्च परमाणु संख्या वाले जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल नहीं कर सका। तो पहली शॉर्टकमिंग हो गया कि बोर मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक जैसे हीलियम है, हीलियम प्लस का तो किया क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके अलावा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, तो ये सब में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है। तो उन सभी के स्पेक्ट्रम की व्याख्या इसके द्वारा नहीं की जा सकती। ये केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन समान परमाणु जैसे He+1+ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो उसकी व्याख्या कर सकता है। लिथियम 2+, उसमें लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचे एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होती है, तो उसकी व्याख्या कर सकता है। कुछ आयनों की जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन परमाणु का, लेकिन उच्च परमाणु संख्या या वाले जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती। बोर मॉडल द्वारा एक से अधिक
एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणुओं, जटिल परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सका। स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सका। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में भी अनेक सूक्ष्म रेखाएं बाद में ऑब्जर्व की गई, जिसके बारे में बोर मॉडल कोई जानकारी नहीं देता। तो बोर मॉडल फाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु के फाइन स्ट्रक्चर की, जैसे बामर सीरीज है, उसकी व्याख्या नहीं हो सका। अनेक रेखाएं बामर द्वारा देखी गई। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अनेक सूक्ष्म रेखाएं देखी गई। रेखीय स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या कर सका बोर मॉडल, लेकिन उस रेखीय स्पेक्ट्रम में भी अनेक सूक्ष्म रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं बाद में देखी गई विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, बामर साहब द्वारा, लाइमन साहब द्वारा, पासन साहब द्वारा। तो ये सब, इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके बारे में बोर मॉडल कोई जानकारी नहीं देता है। तो दूसरा एजम्पशन, ये खामी बोर मॉडल की, शॉर्टकमिंग, बोर मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म संरचना, फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा सका, को एक्सप्लेन नहीं कर सका। हाइड्रोजन परमाणु के, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम, जिसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है, के सूक्ष्म संरचना, फाइन स्ट्रक्चर फाइन स्ट्रक्चर को की व्याख्या नहीं कर सका। उसके बारे में कोई जानकारी इसे बोर मॉडल से नहीं मिलती है। व्याख्या नहीं कर सका। फाइन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बोर मॉडल नहीं देता। तीसरा है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक तीव्रताओं में अंतर को भी बोर मॉडल नहीं समझा सका। बोर मॉडल द्वारा उसे भी समझा नहीं जा सकता है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आपेक्षिक तीव्रताओं में अंतर को। तो नंबर 3 पॉइंट लिखें आप लोग, विभिन्न परमाणुओं तत्वों के, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रताओं में अंतर को, के स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं में अंतर को, की तीव्रताओं में अंतर को बोर मॉडल अंतर के बारे में, अंतर को, अंतर का क्या कारण है, अंतर का कारण बोर मॉडल से जानकारी, बोर मॉडल द्वारा जानकारी नहीं मिलती। उस अंतर को स्पष्ट नहीं कर के बारे में जानकारी बोर मॉडल द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती। बोर मॉडल द्वारा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। चौथी खामी, शॉर्टकमिंग्स बोर मॉडल की, बोर मॉडल इलेक्ट्रॉनों के, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण की भी व्याख्या नहीं कर सका। बोर मॉडल
परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को स्पष्ट नहीं कर सका। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोर मॉडल एटम्स के में इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी स्पष्ट नहीं कर सका, उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सका बोर मॉडल। वितरण की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सका, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिलती है बोर मॉडल से। वितरण की जानकारी बोर मॉडल द्वारा नहीं प्राप्त होती। बोर मॉडल द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तो ये चार मुख्य जो खामियां हैं बोर मॉडल की। इसके अलावा बोर मॉडल जीमान इफेक्ट को, जीमान के प्रभाव को भी स्पष्ट नहीं कर सका। जीमान इफेक्ट है जीमान का प्रभाव। साइंटिस्ट जीमान द्वारा जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वह स्पेक्ट्रमी रेखाएं अनेक रेखाओं में विभाजित हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, स्प्लिट कर जाती हैं। एक वन स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू सेवरल स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट की भी व्याख्या बोर मॉडल से नहीं हो सका। इसके अलावा स्टार्क इफेक्ट, जब साइंटिस्ट स्टार्क द्वारा जब किसी स्पेक्ट्रमी रेखा को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वह स्पेक्ट्रमी रेखा भी अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में, अनेक फाइन स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन इज प्लेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द एक्शन ऑफ और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दिस स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज स्प्लिटेड इनटू different fine spectral lines and it is called a stark effect। तो जीमान इफेक्ट तथा स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या बोर मॉडल द्वारा नहीं किया जा सका। तो इस पॉइंट को भी 5th पॉइंट के रूप में लिख लें। जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट, ZEEMAN, जीमान साइंटिस्ट का नाम है। जीमान का प्रभाव, जीमान इफेक्ट एवं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट जैसा कि मैंने बतलाया कि स्पेक्ट्रल लाइन को, जब किसी स्पेक्ट्रल लाइन को, किसी परमाणु के स्पेक्ट्रल लाइन को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह स्पेक्ट्रल लाइन अनेक फाइन, बहुत सारे सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभाजित हो जाती है, विभक्त हो जाती है, जिसे स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। जबकि जीमान इफेक्ट चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, किसी स्पेक्ट्रमी रेखा पर जब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रल लाइन अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रेजेंट होती है तो वह स्पेक्ट्रमी रेखा, स्पेक्ट्रल लाइन भी अनेक फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस में, अनेक सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विभक्त हो जाती है। तो इसे जीमान इफेक्ट कहा जाता है। तो जीमान इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव है, जीमान इफेक्ट स्पेक्ट्रमी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, जबकि स्टार्क इफेक्ट स्पेक्ट्रमी रेखा पर, स्पेक्ट्रल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, प्रभाव है। तो जीमान इफेक्ट एवं स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या भी बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। व्याख्या भी बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये सभी बोर मॉडल की खामियां हैं, शॉर्टकमिंग्स या डिफेक्ट्स है, जिसका मैंने जिक्र किया। इसमें 5 खामियों का हमने जिक्र किया और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 12 एटम, परमाणु का पहला पार्ट था हिंदी माध्यम में। थैंक यू वेरी मच।